हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरटेट परीक्षा 2011 के लेवल 1 के हिंदी भाषा के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हिंदी भाषा के प्रश्न। विद्यालय शब्द में संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा स्वर संधि। विद्यालय शब्द में विद्या प्लस आलय ये इसका संधि विच्छेद है। यहाँ पर आ प्लस आ बराबर आ यानी कि दीर्घ स्वर संधि हुई है। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा प प्लस वन, पौ प्लस अन, पो प्लस अन या पौ प्लस न। इसका सही उत्तर होगा पो प्लस अन। पवन शब्द का संधि विच्छेद पो प्लस अन होगा। यहाँ ओ प्लस ए बराबर अव अयादि संधि हुई है। ये भी स्वर संधि का एक भेद है। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 या अनगिनत। इसका सही उत्तर होगा हिंदी में 2 वचन होते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरो, आगरे या फिर बहुवचन नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा बहुवचन नहीं होगा। किसी शहर के नाम का बहुवचन नहीं होता है। तो आगरा एक उत्तर प्रदेश का शहर है, तो इसका कोई बहुवचन नहीं होगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या पदबंध। इसका सही उत्तर होगा अविकारी शब्द। यानी जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहा जाता है। वह शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में परिवर्तन होने के बाद भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जब तब आदि। शब्द से सही रूप का चयन कीजिए। यानी निम्न शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा या तृष्णा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द में तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, इच्छा या आकांक्षा। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवि, कवि, कवयित्री या कवियत्री। इसका सही उत्तर होगा कवयित्री। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। हो सकता है आने वाले कई वीडियो में यह प्रश्न आपको देखने को मिले, तो इसका ध्यान रखना कि कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री ही होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं संस्कृत, तद्भव, तत्सम या देशज। इसका सही उत्तर होगा तत्सम शब्द। ध्यान रहे दोस्तों, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, तथा संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तनों के साथ हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द में दिया गया उज्ज्वल। उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल, इसमें व्यंजन संधि होती है। अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक्त, विरक्त, निरक्त या आसक्त। इसका सही उत्तर होगा विरक्त। अनुरक्त का मतलब होता है प्रेम या आसक्ति, और विरक्त का अर्थ होता है उदासीन, विमुख या राग रंग से दूर। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा या कारीगर,
ओष्ट किताब, रानी या चाकू, निष्ठुर चम्मच, हाथी या कार्य। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी ए में दिए गए सभी तत्सम शब्द है, जिसमें शर्करा का मतलब चीनी, पवन का मतलब हवा, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा और अग्नि का मतलब आग होता है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म या कुचाल। इसका सही उत्तर होगा कुशल, यानी कुशल में कु उपसर्ग नहीं है, जबकि रूप में कु उपसर्ग लग के कुरूप, कर्म में कु उपसर्ग लग के कुकर्म तथा चाल में कु उपसर्ग लगने के बाद में कुचाल बनता है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह या मीन। इसका सही उत्तर होगा पुजारिन में। प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में जुड़ता है और शब्द के मूल अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देता है। जैसे पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग पुजारिन है, जो शब्द के अंत में इन प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। इसका सही उत्तर होगा द्विगु समास, यानी संख्यावाची पद और किसी समूह विशेष का बोध कराने वाले समास को द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास है लंबोदर में, अंधकूप में, नर नारी में या शरणागत में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, यानी नर नारी में द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ नर का मतलब आदमी और नारी का मतलब महिला से लिया गया है। उभय पदार्थ प्रधान, यानी जिस समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नगर में रहने वाला को कहा जाता है शहरी, नागर, नगर वधु या नौकर। इसका सही उत्तर होगा नागर, यानी शहर में रहने वाले को नागर कहा जाएगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है सेसव, लोहा, लकड़ी या पुस्तक। इसका सही उत्तर होगा सेसव में। सेसव में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि लोहा, लकड़ी, पुस्तक इन सभी में जातिवाचक संज्ञा हुई है। सेसव में भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। इसमें सही उत्तर होगा राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। इसमें संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह को या के लिए होता है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर होगा निजवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम पर क्रिया का प्रत्यक्षतः प्रभाव पड़े तथा उसके साथ स्वयं या स्वतः शब्द जुड़े हों तो ऐसे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो या बच्चा सोता है। इसका सही उत्तर होगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। इसमें संयुक्त क्रिया है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, या जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी सरल या साधारण वाक्य वह होता है जिसमें केवल एक ही उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन, खरीदारी, घूमना या बाजार।
इसका सही उत्तर होगा मोहन, यानी मोहन बाजार जा रहा है, इसमें उद्देश्य मोहन है। वाक्य में मोहन कर्ता या उद्देश्य है तथा बाजार कर्म तथा जा रहा है यह क्रिया है। निम्न में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प दे, यानी कि इसमें मिश्रित वाक्य है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। जिन वाक्यों में सरल वाक्य के साथ दूसरे वाक्य संबद्ध हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। किसी के कथन का उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण का उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। इसका सही उत्तर होगा अवतरण का उद्धरण चिन्ह। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर हे राम में ये जो चिन्ह दिया गया है यह विस्मयवाचक चिन्ह है। मोदी जी ने कहा, इसमें जो दोनों तरफ इन्हें उद्धरण चिन्ह कहते हैं। कैसे हो, यानी किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। और जैसे या उदाहरण के लिए जिसमें आगे डैश दिया जाता है उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। जो पत्र आज आया है कहाँ है? इसमें सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी जो पत्र आज आया है यहाँ पे अल्प विराम और कहाँ है में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हमारा ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग धुंधला हो गया, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया या मेरे प्राण सूख गए। इसका सही उत्तर होगा मेरे प्राण सूख गए। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, ये पूर्ण मुहावरा होगा। सही मुहावरा है नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना या आंखों में कचरा डालना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, यानी आंखों में धूल झोंकना, ये मुहावरा सही है। सरेआम धोखा देना या इस प्रकार किसी को भ्रमित करना कि भ्रमित होने वाले को सहसा पता न चले, इसके लिए प्रयोग में लिया जाता है आंखों में धूल झोंकना। हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या हाथ फैलाना। इसका सही उत्तर होगा पकड़ में न आना। सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना या पीछे मुड़कर देखने लगना। इसका सही उत्तर है विकल्प ब, यानी सिर फिर जाना, इसका अभिप्राय है अहंकारी हो जाना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।